इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक लंबी सी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है इस तरीके से। खैर स्ट्रिंग कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी हर जगह। ये वाली स्ट्रिंग इतनी लंबी है ऐसे इस तरीके से, तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी। ये वाली स्ट्रिंग अलग है तो इसमें टेंशन अलग हो जाएगी इससे, ठीक है। इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, इसकी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v2 है, v2 की वैल्यू 120, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है क्या होगी, ठीक है ना। तो इसको देख के तो ये पता लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी इधर है, अगर इधर जा रहा है तो ये ऊपर जाना चाहिए, पहले तो ये पता लग रहा है, ठीक है। ये तो देख के ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में देखते ही पता लग जाएगा कि ये किधर जाना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होनी चाहिए v1, और v1 हमें निकालना है। इसमें क्वेश्चन ये है। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, चाहिए वो एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं और उनकी मोशन हो रही है, किसी एक की मतलब बाकी की वेलोसिटी रखी है, की वेलोसिटी पूछ रखी है, तो वो क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन का है। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहती है एक्चुअल में, और इस बात का यूज करके इसकी वजह से ही मतलब कहीं ना कहीं उनकी वेलोसिटी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब कहने का ये है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। मतलब यानी कि मैं इनके अंदर मतलब इन जैसे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में रिलेशन क्यों बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेलोसिटी मतलब इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कांस्टेंट है, तो इनकी वेलोसिटी एक दूसरे पे और एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, तो एक दूसरे पे इनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी, तो इनकी वेलोसिटीज के बीच में एक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। और वो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होने की वजह से एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन, राइट। अब सुनो, इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर मैंने बताया था कि एक थ्योरम का यूज करोगे। थ्योरम है नेट वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो व्हेन इट वर्क एज एन इंटरनल फोर्स। तो इसके अंदर एक काम करो, पहले स्ट्रिंग में टेंशन मान लो टी की, मान लो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन टी की है जी, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन है टी की, ठीक है। ठीक है, टी मान ली, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन 2t की हो जाएगी, इधर 2t इधर 2t। आ रही है बात समझ में आपको। अब एक काम करो, आप इसके अंदर टेंशन तो पहले तो ना इस टाइप के क्वेश्चंस में टेंशन्स बनानी होती है, आपको टेंशन्स ड्रॉ करनी होती है, आपने ड्रॉ कर दी। अब इसमें काम करो, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर मान लो आप, ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 इधर मान लिया आपने। अब वर्क डन बाय टेंशन निकालना है आपको। वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकालोगे, ये बताओ। इस ब्लॉक पे टेंशन ने कितना वर्क किया, t ऊपर लग रहा है इस ब्लॉक पे और x1 भी ऊपर लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे कितना वर्क होगा, tx1 प्लस का वो भी। और इस वाली गाड़ी पे टेंशन ने कितना वर्क किया, इसके लिए 2t के 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे आपको। इधर वाला कंपोनेंट आएगा 2t cos थीटा, ऊपर वाला आएगा 2t sin थीटा। तो 2t cos थीटा जो इधर लग रहा है, 2t cos थीटा इधर लग रहा है, ठीक है, और इधर लग रहा है बताइए 2t, इस 2t cos थीटा की वजह से कितना वर्क होगा बताइए, माइनस का 2t cos थीटा इंटू x2 इतना वर्क हो जाएगा, और 2t sin थीटा की वजह से कितना वर्क होगा बताइए, 0। 2t sin थीटा की वजह से 0 वर्क होगा। फिर टोटल वर्क डन बाय टेंशन आया ये, और इसको आप इक्वल टू 0 कर सकते हो। आप टोटल वर्क डन बाय टेंशन आ गया, इसको इक्वल टू 0 कर सकते हो आप। तो अब आप ऐसा करो इसके अंदर कि डिफरेंशिएट कर दो पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में, पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे t dx1 बाई dt, ये कॉन्स्टेंट है माइनस का 2tx2, नहीं 2t cos थीटा, थीटा कॉन्स्टेंट, बच्चे कहते हैं थीटा तो वेरिएबल है। यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू 60 थी ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी थीटा की, तभी हम रिलेशन निकाल रहे हैं v1 v2 के बीच में। अगर ये थीटा चेंज हो गया तो v1 v2 में बीच में रिलेशन भी चेंज हो जाएगा, तो एक इंस्टेंटेनियस है ये रिलेशन, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिलेशन निकल रहा है, परमानेंट रिलेशन नहीं रहेगा, तो थीटा इसलिए कांस्टेंट लेके चलेंगे हम इसमें। तो 2t cos थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो लिखोगे dx2 बाई dt इज इक्वल टू 0। अब dx1 बाई dt को लिख सकते हो आप इसमें v1, और यहाँ पे dx2 बाई dt को लिख सकते हो v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t से डिवाइड कर दो, v1 माइनस 2v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास। इट इम्प्लाइज दैट v1 इज इक्वल टू 2v2 cos थीटा, या रिलेशन आपके पास v1 इक्वल टू 2v2 cos थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा v1 इक्वल टू 2v2 cos थीटा जैसे यहाँ पे। तो इसके अंदर v1 की वैल्यू बताइए कितनी दे रखी, इसमें देख क्या रखा है, v2 की वैल्यू दे रखी है आपको,
V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 120 और cos थीटा कितने दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री cos 60, तो यहाँ पे लिखोगे आप 240 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर इज 120 मीटर पर सेकेंड, आंसर इसका 120 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, आंसर इज 120 मीटर पर सेकेंड। यस, अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर लें जिनको समझ आ गया। ओके गुड। हाँ जी, ऑनलाइन में समझ में आ गया ना ओजस? गुड। इस क्वेश्चन में भी डाउट किया है कि सर आपने बताया कि cos थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है इसके अंदर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका जो आंसर है वो जीरो हो जाना चाहिए, तो वो जीरो क्यों नहीं भाई? यही क्वेश्चन है। सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर सुनो आप, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बट वो अकेला ही कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि मान लो 3 ये कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, बट 3x अब ये x से मल्टीप्लाई में आ गया और x वेरिएबल है खुद, तो ये पूरा ही वेरिएबल बन गया। अब मतलब यहाँ पे cos थीटा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल टर्म नहीं है, यहाँ पे 3x में ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसलिए आप इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं लिखोगे। 3 एक इंडिपेंडेंट टर्म होती है, कांस्टेंट होता है, और वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि देखो 2 और t कांस्टेंट है, cos कांस्टेंट, बट ये जो x2 है दिस इज वेरिएबल हियर, ये जैसे जैसे ब्लॉक चलेगा, ये गाड़ी चलेगी, तो x2 की वैल्यू चेंज होगी, तो एक वेरिएबल इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में है। cos थीटा एक इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में किसी वेरिएबल के साथ, और इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। ये फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, उस कांस्टेंट को साइड में कर देते हैं, उसको जीरो नहीं लिखते उसके डिफरेंशिएशन को, उसको साइड में करके वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर रख देते हैं। तो 2t cos थीटा को मैंने साइड में कर दिया और x2 को डिफरेंशिएट कर दिया और उसको मल्टीप्लाई में करके लिख दिया फिर मैंने। अब समझ आ गया? और किसी के मन में कोई डाउट?